अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। मुल्क में जो आम इंतखाबात हैं उसके हवाले से सबकी नज़रें इलेक्शन कमीशन की तरफ तो है, लेकिन बहुत सारे संजीदा बयानात और तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने का सिलसिला भी जारी है। आज की खबर यह है कि MQM पाकिस्तान की तरफ से उनके रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब ने गुफ्तगू की और सवाल उठाया है कि इंतज़ामी तौर पर वो ये कहते हैं कि अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है। निगरां हुकूमत के हवाले से उन्होंने भी ये बात अब कह दी है कि ये पिछली हुकूमतों का ही एक तसलसल नज़र आ रही है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी, अब वो एक दो कदम आगे बढ़ रहे हैं और अब उन्होंने कहा कि बेहतर तो यही था कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हुकूमत में रहते हुए जो तमाम इत्तेहादी हैं उनके साथ इस इशू को एड्रेस किया जाता है। यानी वो PDM के हवाले से कह रहे हैं कि अगर उस वक्त एड्रेस किया जाता तो इस सूरत हाल तक आज हम ना पहुंचते। साथ ही बहुत वाज़े अल्फाज में उन्होंने कहा कि नून लीग ने बंदोबस्त किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, इसीलिए जो मैं ये शिकायत कर रहा हूँ, कोई इबाम छोड़ते हुए बगैर बिलावल साहब ने कहा कि मेरी ये शिकायत मुस्लिम लीग नून से ही है। दूसरी तरफ इंतखाबात के करीब आते ही 16 माह हुकूमत में रहने वाली जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने ये जो PDM के नाम से इत्तेहाद बनाया था इससे किनारा कशी इख्तियार कर ली है। लगता यही है कि मुल्क का जो सबसे बड़ा सियासी इत्तेहाद बना था वो अब किस्सा पारीना बन चुका है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने इस पर बात की और यहाँ तक कह दिया कि अमली तौर पर PDM तहलील हो चुकी है, ये इत्तेहाद इंतखाबात के लिए कायम नहीं हुआ था। JUI जो अपने आप को इस इत्तेहाद की सरबराह के तौर पर सामने रखती थी, उनकी तरफ से भी इसी किस्म की बातें की जा रही हैं। अब सब ये जो सियासत कर रहे हैं और सियासत के अंदर इस मुल्क की न सिर्फ PDM की सूरत में मौजूद रहे, मुल्क की हुकूमत के अंदर भी इन सब की सियासत के ऊपर पानी फेरने का काम कर रहे हैं फैसल वावडा साहब। बहुत मुतहरिक नज़र आ रहे हैं आजकल और बहुत सारे उनके बयानात आ रहे हैं। कल एक प्रोग्राम में उन्होंने जो बयान दिया उसमें वे कहते हैं कि 18 बोसीदा जमातों और 18 बेईमान लीडर्स के लिए बुरा वक्त आ चुका है। अब पाकिस्तान की अवाम पार्टी लेस लोगों के साथ राज करेंगे। अपने हवाले से वो कहते हैं कि हमारे लीडर ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर भी थोड़ी देर पहले फैसल वावडा साहब ने एक तस्वीर लगाई है PDM के सियासी रहनुमाओं की और इनको मोस्ट वांटेड का खिताब उन्होंने दिया है। सो हम आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि बिलावल साहब का जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा अब बराह रास्त मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो ये बात कर रहे हैं, ये महज बयानबाजी है क्योंकि इन मामलात को वो हुकूमत में रहते हुए बेहतर तरीके से डील कर सकते थे जो अब उनकी तरफ से सामने। तो ये तासुर क्या दुरुस्त है कि वो इंतखाबी बयानिए के लिए इस किस्म की तमाम बातें कर रहे हैं, या जो हालात उनकी जमात के लिए तब्दील हुए तो उनका मौक़िफ़ भी तब्दील हुआ। फिर फैसल वावडा जो गुफ्तगू करें इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वावडा साहब इस वक्त अहम हलकों के बहुत करीब समझे जाते हैं, तो उनकी तरफ से इन बयानात को कोई अहम पैगाम समझा जाए, सियासी जमातें इसको कैसे देखती हैं। प्रोग्राम के 2 हिस्से होंगे। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे आज की एक बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत अहम खबर है। भारत और कनाडा के ताल्लुकात में कशीदगी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, इस पे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी। इस वक्त हमारे साथ कादिर मंदोखेल साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मिस्टर सैफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मंदोखेल साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आपके लीडर आज वाज़े तौर पर बात कर रहे हैं कि शिकवा मेरा मुस्लिम लीग नून के हवाले से है और खदशात पहले से मौजूद थे क्योंकि नून लीग ये इंतज़ाम कर रही थी और ये PDM के हवाले से मामला रेज होना चाहिए था। तो क्या फ़ायदा अब वो जो तमाम शिकवे वो अब सामने रख रहे हैं, जब एक हुकूमत के अंदर मौजूद थे, बारगेनिंग पोजीशन के अंदर भी मौजूद थे और तमाम चीज़ों को खोल के अवाम के सामने भी रख सकते थे और PDM के सामने उस वक्त कुछ नहीं किया। अब क्या हैसियत उनकी इस बात की? बहुत शुक्रिया अफसा कोमल साहबा, आपकी आधी बात मैंने सुन ली है, आधी बात नहीं सुन सका। मेरी आवाज आ रही है? अगर आप कहते हैं मंदोखेल साहब, अब अगर आपको मुझे आपकी आवाज आ रही है, अगर आप सुन पा रहे, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपके चेयरमैन साहब का ये जो शिकवा है इसका फायदा क्या, ये बातें करने का? इसका फायदा ये है कि आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब को कुर्सी पर बिठाने वाला है पीपल्स पार्टी है और खसूसी तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब, और उसके बाद जो उन्होंने करना था वो अपनी वजारतों की जिम्मेदार, हम अपनी वजारतों की जिम्मेदार। वो आपके सामने बिलावल साहब की वजारत का, नवीद कमर की वजारत का या शाजिया मरी का और सारी वजारतों का जो अहवाल है वो आपके सामने है। अच्छा, अब हमारा जो खदशा है वो ये है, खास तौर पर जहाँ मैं समझाऊँ बिलावल साहब का जो बात कर रहा है, आप देख रहे हैं जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक शख्स बैठा हुआ है तोकीर शाह जिसका नाम है, वो शख्स खसूसी तौर पे मैं आई विटनेस हूँ जिस कमेटी को मैं हेड करा था मुलाजमीन का,
वो तमाम वहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स आते थे उनको ये कहते थे कि भाई कोई इस कमेटी में नहीं जाए, जबकि जिसका वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो पार्टी तो वोट को इज्जत देने की बातें कर रहा था। तो मैं ये समझ रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर मंदोखेल साहब। मुकम्मल करिए मंदोखेल साहब, आप तौकीर शाह साहब के हवाले से जो कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप प्लीज कंटिन्यू करिए मंदोखेल साहब। जी 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 देखिए, अब उसके बाद ये हुआ, सबसे पहले तो मैं आपको निगरान वज़ीर-ए-आज़म का आपका हवाल बताऊं, और मैं आपको ये बिल्कुल पक्की खबर दे रहा हूं, और कोई मुझे चैलेंज करे तो मैं एविडेंस भी दे दूंगा कि मौजूदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो ना वो इस मनसब पर फाइज होने से पहले वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करने वाले थे, बशमूल साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के, ठीक है। और इस सिलसिले में उन्होंने मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात भी की है, और फिर उन्होंने अपने जो अपोजिशन लीडर, जो कि दुनिया को पता था कि वो मुस्लिम लीग नून का, आमिद मीर साहब के शो में वो कह चुका है, राजा रियाज साहब की बात कर रहा हूं, कि मैंने अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ना है। उस शख्स ने नाम रिकमेंड करा के और कर दिया है, यूं समझ लो कि कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह खेलते हुए और वज़ीर आज़म बना दिया। अच्छा, उसको भी छोड़िए, इस वक्त काबीना में 4 वजीर मुस्लिम लीग नून के डायरेक्ट। इजाजत, अगर यही पे ये जो आप बात करें इस पे सवाल करने दीजिएगा। आप लोग इतने बेचारे तो नहीं थे, एक बहुत ही अहम पोजीशन के ऊपर आपके पार्टी चेयरमैन भी उस वक्त बैठे हुए थे, तो तौकीर शाह साहब एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर इस किस्म की कोई बात कर रहा था तो उस वक्त एतराज सामने रखते, या फिर उस वक्त रखते जब निगरान हुकूमत के लिए, निगरान प्राइम मिनिस्टर के लिए इनके नाम के ऊपर इत्तेफाक हुआ? देखिए, ये बातें मैंने पार्टी को नहीं बताई है, लेकिन मेरे कमेटी के जो मेंबरान है वो सब इस चीज के गवाह है, और मेरी 72 इजलास के जो मिनट्स है वो इस चीज के गवाह है कि राना तनवीर की मिनिस्ट्री, ख्वाजा आसिफ की मिनिस्ट्री, ख्वाजा साद रफीक की मिनिस्ट्री, ये खुल्लम खुला ये कहता है कि कोई मंदोखेल की कमेटी की नहीं जाए। हालांकि मेरी कमेटी नहीं थी, वो एक स्पेशल कमेटी थी जो असेंबली ने बनाई है। जिस असेंबली ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया, उसी असेंबली ने मुझे कमेटी बनाया जो मैं ये मुलाजमीन के मुकदमा देखो, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने रेगुलाइज कराया, और 1.5 लाख से ज्यादा दरखास्तों के ऊपर मैंने अपने फैसले दिए है। सवाल ये है कि ये सारी चीजें उस वक्त भी मैं कहता रहा, मेरे मिनट्स में शामिल है, मगर उसके साथ साथ जब वो फवाद हसन फवाद को बना दिए वफाकी वजीर, तो उसे तो और कहीं खुल गई है कि भाई ये तो वही शख्स है जो तो बात है ना। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता ट्रिगर क्यों हो रहे हैं मंदोखेल साहब? आपको अगर ये तमाम मामलात मालूम भी थे, चलिए अगर हम इस हद तक भी देखें कि आपको मालूम थे और आपने शायद पार्टी के सामने रखे और किस हद तक उसको संजीदा लिया गया, लेकिन आपकी लीडरशिप के हवाले से ये बात क्या कहती है जो अब आपके चेयरमैन साहब कह रहे हैं पीडीएम को इसको मुश्तरका तौर पे देखना चाहिए था, नून लीग उसी वक्त से इंतजाम करती? बैरिस्टर सैफ साहब, आपका क्या रद्द अमल है? पीपल्स पार्टी तो इस किस्म की बातें कर रही है जो शायद अगर आज मुकम्मल तौर पर आपकी पार्टी हमें मंजरनामे पर नजर आ रही होती, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करती हुई, तो शायद आप लोग कर रहे होते। सो बिलावल साहब, अब खुलकर नून लीग को कह रहे हैं, तो हमें ज़ाहिर ऐसा तासुर मिल रहा है कि शायद जैसे जैसे इलेक्शन करीब आए वो सिलेक्टेड का लकब भी मुस्लिम लीग नून के लिए इस्तेमाल कर दें। तो आप एग्री करते हैं इनके इन मुतालबात इस पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है बिलावल जरदारी साहब के स्टेटमेंट्स का, और तो इस हद तक तो मैं उनसे यकीनन एग्री करता हूँ कि जब वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं तो शायद पाकिस्तान में इस वक्त मुस्लिम लीग नून को ही वो इजाज़त है और उन्हीं को ही जो है वो फैसिलिटेट किया गया है निगरान हुकूमत में भी और निगरान हुकूमत से पहले जो 16 माह की हुकूमत थी। लेकिन बिलावल साहब की इस बात से मैं यकीनन जो टाइमिंग है इस बात की, उससे मैं इख्तिलाफ करूंगा। मैं समझता हूं कि ये बात इस वक्त करना बुनियादी तौर पर सियासत है। वो सियासत कर रहे हैं, उनको पता है कि आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शन शायद हो जाएं, और अगर इलेक्शन होते हैं तो उनको एक बयानिया तश्कील देना है, और वो बयानिया उनके लिए इस वक्त एंटी PMLN बयानिया है, और उसमें उनको ये सूट कर रहा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें। जहां तक ताल्लुक है हकीकत का, वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन इस वक्त शायद वो उतनी जिसको मैं कहूंगा ना कि सिंसेरिटी के साथ, खुलूस के साथ ये एतराज नून लीग पे नहीं कर रहे, बल्कि अपना बयानिया तश्कील दे रहे हैं। क्योंकि वो देखें, उनकी हुकूमत में वजीर खारजा थे, मंदोखेल साहब ने अभी खुद कहा कमेटी के चेयरमैन थे, इनके हाथ में भी इख्तियारात थे। ये और बात है कि इनको इख्तियारात इस्तेमाल शायद नहीं करने दिए गए, लेकिन इनके वज़रा थे, शाजिया मरी साहिबा थी और काफी लोग थे, शेरी रहमान साहिबा थी, हुकूमत के तमाम फैसलों में ये शरीक रहे। और एक जो सबसे बड़ा फैसला जो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के सियासी कैरियर पर एक दाग रहेगा,
वो मुश्तरका मुफादात कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का वो फैसला है जिसमें उन्होंने मर्दमशुमारी को एक्सेप्ट करके नई हल्का बंदियों की वो आईनी एक बहाना साजी करके इलेक्शन को मुअख्खर करने के लिए जो मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटेजी थी शहबाज शरीफ साहब की, इन्होंने पीपल्स पार्टी ने उनका साथ दिया PMLN का। तो मैं ये समझता हूं कि इन चीजों पर इनको कौम के सामने आकर अपनी वजाहत करनी चाहिए। सिर्फ इस बात से कौम मुतमईन नहीं होगी कि वो बिलावल साहब कहते रहे या पीपल्स पार्टी के बाकी रहनुमा कहते रहे कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, वो किसी पार्टी को भी नहीं मिल रहा। बशमूल तहरीक इंसाफ के बल्कि तहरीक इंसाफ का तो आपको पता है क्या हालात है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं, मैं आखिर सिर्फ इतना ही कंक्लूड करूंगा कि काश बिलावल साहब ये बात पहले करते और वो जो है उस वक्त साथ ना देते उन फैसलों में जिनका खमियाजा आज बिलावल साहब भी भुगत रहे हैं और बाकी लोग भी भुगत रहे हैं। मंदो खेर साहब, अब इस तासुर को आप लोग कैसे जाहिर करेंगे कि जब वजारत खारजा मिली आपके चेयरमैन साहब को तो शायद और ये चहमगोइयाँ भी होने लगी कि अब पीपल्स पार्टी आगे फेवरेट होगी, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किरदार होता है इस चीज़ का कि कौन फेवरेट होगा इस्टेब्लिशमेंट का बिलखुसूस। सो अब अगर क्रैकडाउन हो रहा है सिंध में और आप लोगों ने पंजाब में जो एक्सपेक्ट किया था मुकाबिल IPP पार्टी भी खड़ी होगी, और जो तमाम सेटबैक्स आपकी जमात को सियासी तौर पर होते रहे हैं, ये उसका गुस्सा निकल रहा है, ये कोई उसूल की बात नहीं है। बिल्कुल उसूल की बात है। पहले बात तो मैं पीपल्स पार्टी का तर्जुमान नहीं हूँ, एक अदना सा रुकन और एक लॉ एक्सपर्ट के हवाले से एक बात बताऊं। बैरिस्टर साहब भी कानून जानते हैं, आईन जानते हैं। पहले जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल की जो आप मीटिंग की बात करें, पहले तो मुराद अली शाह साहब हमारे साबिक वज़ीर आला मीडिया पे आके बयान दे चुके हैं कि उस वक्त इलेक्शन की शेड्यूल के हवाले से बात नहीं हुई, उसकी बात होगी। नंबर 1 बात। दूसरा, मैं एक कानून के तालिब इल्म से ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो इजलास था वो इजलास मेरे हिसाब से वो कोरम पूरा नहीं था, क्योंकि उसमें 2 जो ना निगरान वज़ीर आला थे। अब निगरान वज़ीर आला के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि उस तरह फैसले करें, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल उस इजलास की कानूनी और आईनी मेरे हिसाब के मुताबिक कोई हैसियत नहीं है। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि जब इजलास हुआ उसके बाद इलेक्शन कमीशन है, और मैं एक और बात आपको बता चलूं, बहुत सारे लोग इस बात की कर रहे हैं, अलकब बंदी हो चुकी है, क्योंकि मैं खुद उसमें कंप्लेनेंट था, हमारे और भी दोस्त थे जिन्होंने अलकब बंदी पे एतराज किए। वो सारी चीजें तो फाइनलाइज हो चुकी है। अब कौन सा अलकब बंदी बना रहा है? अलकब बंदी तो हो चुके हैं। सिर्फ फर्क इतना ही है कि पहले मेरे वोट थे 9.5 लाख, अब मेरे वोट बन जाएंगे 11-12 लाख, इतना फर्क है। तो मैं ये चीज करूं, इलेक्शन कमीशन किस बात पे ताखीर और ये सारे अरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला मौजूद है 90 डेज का, जहां आज भी आइन और कानून ये कहता है 90 डेज। तो उस 90 डेज को कवर करने के लिए मैं चैलेंज करता हूं सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को कि आपकी अलकब बंदी मुकम्मल हो चुकी है, उसमें कोई रद्दोबदल की ना कोई मजीद जो ना आपकी शेड्यूल की जरूरत है। ये 24 घंटे के अंदर आप दोबारा अगर एतराज लेना चाहे तो आप देखिए और इलेक्शन शेड्यूल आप अनाउंस करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो मुतालबा है और पीपल्स पार्टी का, हमारा ये कहना है आप अभी इंतजार क्यों करें, आप इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान कर दें। यहाँ पर जरा अगर इनफरादी पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए मुझे ये बताएगा कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा आपके चेयरमैन साहब कर रहे हैं, अगर इस असूल को मद्देनजर रख के बात की जाए कि असूली बात कर रहे हैं, तो वो अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए बात कर रहे हैं? वो PTI के लिए भी इस हवाले से बात करेंगे कि 9 मई के तनाजुर में जो गिरफ्तारियां उनकी पार्टी से हुई, उसके बाद ये शिकवा और तासुर तो सामने कायम हुआ कि जो पार्टी छोड़ देता है वो आज़ाद रहता है और जो नहीं ऐलान करता उसके लिए मुश्किलात रहती हैं। इसकी भी बात करें आपके चेयरमैन साहब। फिर देखिए, मैं एक चीज ये कर रहा हूं, कभी भी हमने ये नहीं कहा, ना हमारे पार्टी के किसी ओहदेदार ने ये नहीं कहा कि आप PTI को इलेक्शन प्रोसेस से दूर रखें, कभी भी नहीं कहा। अगर है तो क्लिप सुना दे मुझे। नंबर 1 बात, हम ये चाह रहे हैं कि सबको पूरा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। हर पाकिस्तानी का, हर पॉलिटिकल जो फिगर है उनको ये हक है कि वो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले। हमने कभी ये नहीं कहा, लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन खामोश है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून फरवरी की डेट दे रहे। भैया आप कौन हो डेट देने वाला? आपके क्या वास्ता है डेट से? आपकी जितने मेंबरान है उसके क्लिप अगर आप जमा कर दे तो सब वो इलेक्शन से फरार होने के बयानात है उनके। हम इलेक्शन से फरार नहीं हो रहे। हम कहते हैं इलेक्शन आप आइन के 90 डेज के अंदर
और ये मैं आपको बता दूं, अब हुकूमत साहबा 90 डेज मैक्सिमम है, आप उससे पहले भी कर सकते हो, 1.5 महीने के अंदर भी कर सकते हो, आप क्यों पहले होने को नहीं। और ऐसा नहीं है मंदुखेल साहब कि आपकी जमात को ऐसा नहीं मालूम था, आप बेशक उनके सामने रखते रहो, लेकिन ये सवाल जरूर मौजूद रहेगा जो सैफ साहब ने भी उठाया। बैरिस्टर साहब, आपके पुराने कॉलीग हैं फैसल वावड़ा साहब, आजकल वो हम सब के लिए बहुत अहमियत इसलिए भी इख्तियार कर चुके हैं कि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये एक समझा जाता है, आम ख्याल जाहिर किया जाता है कि वो बहुत ही अहम हलकों के भी बहुत करीब रहते हैं। उन्होंने एक ताज़ा बयान दिया है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि अवाम अब पार्टी लेस लोगों के साथ राज करेगी, 18 बोसीदा जमातें और बेईमान लीडर्स हैं, बाकियों के हवाले से सबको बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है कि वो इंक्लूड करके बात कर रहे हैं। तो आप इसको पेशगोई के तौर पे समझते हैं या क्या मतलब लेते हैं उनके इस बयान का कि आगे सियासी मंजरनामे के ऊपर क्या सिर्फ शख्सियात नहीं होंगी या होंगी, क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान के सियासी जो मंजरनामा है, जो एक हमारी ओवरऑल एक तारीखी तनाज़ुर में हमारी सियासत की जो डायनेमिक्स हैं, उसके होते हुए तो मुझे नहीं लगता कि ये इस वक्त इतना आसान है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल शख्सियात को स्क्रीन से आउट कर दें। अगर आपने इलेक्शन करवाना है, अगर आपने इंतखाबी सियासत करनी है, अगर आपने जमहूरी निज़ाम चलाना है, तो आपको लोगों को साथ लेके चलना होगा, उनकी पॉलिटिकल जो आइडेंटिटीज हैं, शनाख्तें हैं, उसको साथ लेके चलना होगा। यहाँ तक तो मैं फैसल वाडा साहब की हो सकता है बात एक आने वाले यूटोपियन पॉलिटिकल दौर के लिए शायद तो रेलेवेंट होगी, लेकिन जो मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके साथ ये इस वक्त मुताबिकत नहीं रखती। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि गलत लोग, बेईमान लोग, करप्ट लोग, तो वो तो मेरे ख्याल में कोई भी शख्स, कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी, कोई भी मैं समझता हूं कि इस बात से इनकार नहीं करेगा कि उनका एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो मेरी पार्टी से हो, चाहे वो मंदुखेल साहब की पार्टी से हो, चाहे किसी और पार्टी से हो। उनका एहतसाब होना चाहिए कानून और आइन के दायरे में, और उनको सियासत से क्या, उनका तो सोशल बाइकआउट होना चाहिए, क्योंकि मुल्क को इस वक्त जितना नुकसान करप्शन ने दिया है उतना शायद किसी और मसले ने नहीं दिया। तो जहां तक अब ताल्लुक है कि अमली तौर पर फैसल वाडा साहब की ये बात किस हद तक सही साबित होती है, मैं उसके बारे में कोई ज्यादा खुश फहमी का शिकार नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि हाँ, एक चीज और मुझे अभी याद आई, मैं मंदुखेल साहब की एक बात को अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने जो मुश्तरका मफादात कौंसिल के हवाले से बात की कि उसका इजलास जो है वो उस तरह से कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था फोरम जिसमें ये फैसले हुए, ये बिल्कुल वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, जो पाकिस्तान बार एसोसिएशन का भी है। सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पाकिस्तान बार एसोसिएशन और पीटीआई ने जमा कराई हुई है, दायर की हुई है पिटीशन, उसमें मौक़िफ़ ही यही है कि ये इजलास जो है गैर आईनी था। खैर एनीवेज, उसको साइड पे रखते हुए फैसल वाडा साहब की बात को मैं यही कहूंगा कि फैसल वाडा साहब की ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अनलेस के बहुत बड़े पैमाने पर आईनी और इंतखाबी इस्लाहात हों और उन पर फिर अमल भी किया जाए, तो फिर शायद ये करप्ट लोग और ये जो रिवायती सियासतदान है आउट हो सकते हैं। पार्टी लेस से मैं मंदुखेल साहब, आप क्या मुराद लेते हैं? मुझे उनका ये बयान एक हद से ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन जो पार्टी लेस लोगों का राज जो की वो बात कर रहे हैं उससे क्या मुराद है आपकी नजर में? फैसल वाडा साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे, 2.5-3 साल की अदालतों में मुकदमात के हवाले से, और वो बादशाह आदमी है, वो कुछ भी कह देता है, और जिस जर्नल फेस के खिलाफ वो बोल रहा है वो तो सबसे अच्छे दोस्त है उनके। बहरहाल उनके आपस में क्या झगड़ा हुआ है वो मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन ये कि वो बयान दे देते हैं, और मुझे तो यहाँ तक भी पता है कि उसका नाम गालिबन निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी गया है, लेकिन शायद उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो वो बादशाह आदमी है और वो खबरें लाता भी है और उस पर तबसरा भी करते हैं, और आप टीवी हज़रात जो है ना उसको बड़ा हाईलाइट भी करते हैं। मेरे हिसाब से इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। हम तो हर किसी को हाईलाइट करते हैं जो खबर लेके आए हैं। मंदुखेल साहब, आप मीडिया को भी तो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं एक और चीज़ डिस्कस आप लोगों से, बैरिस्टर साहब, इस वक्त बज़ाहिर हमें ये नज़र आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जिनकी वापसी की बात हो रही है, एक बड़ा बयानिया तो उनके पास होगा। जो हमने आगाज़ में एक बयान उनका सुनाया है, इस पर वो ये कह रहे हैं कि मुल्क को इस नहज के ऊपर पहुँचाने वाले उस वक्त के जस्टिस खोसा, फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा जिम्मेदार हैं। तो अब जब इन 3 शख्सियात के ऊपर तनकीद होती है तो वो आपकी जमात के तनाजुर में ही तनकीद होती है। इस बयानिए को वो लेकर तो चल सकते हैं इलेक्शन के हवाले से, और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो काफ़ी ये एक काबिल एतमाद बयानिया होगा।
देखें, बयानिया तो आप कोई भी गढ़ सकते हैं और बयानिए को आप पुश भी कर सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है इलेक्शन का, तो पंजाब के बारे में तो ये बात मैं बहुत ही एतमाद के साथ, अल्लाह पे एतमाद करते हुए ये बात कह सकता हूं कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंशाअल्लाह पंजाब में और बल्कि पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी बहुत अच्छी जो है वो पोजीशन आएगी हमारी, और हमें बहुत अच्छी तादाद में वोट मिलेंगे। जहां तक मियां साहब के बयानिए का ताल्लुक है, इस वक्त जो मियां साहब का पुराना, जो उनका माजी का बैगेज है, उनका जो माजी का सियासी किरदार रहा है, जो करप्शन के उनके पास उनके केसेस हैं, वो जो जरा सी आजमाइश के बाद मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, मेरे ख्याल में अगर अवाम इस पूरे तनाजर में उनके इस बयानिए को देखे तो उनके इस बयानिए से हवा निकल जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानिया यकीनन उनका इसलिए होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उनकी सबसे बड़ी चैलेंजर है, और इस वक्त अगर उनको कोई खतरा दरपेश है तो वो पीटीआई से है। इसीलिए उन्होंने ये सारा पाकिस्तान आने का जो फैसला भी किया है 21 अक्टूबर को आने का, तो वो इस तनाजर में किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक आजमाइशी वक्त है, सख्त वक्त है, हमारे लीडरान जेलों में हैं, इमरान खान साहब जेल में हैं, इसलिए वो ये समझ रहे हैं कि शायद उनको एक ओपन फील्ड मिलेगा। लेकिन मैं ये बता दूं, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह उनकी ये गलतफहमी पाकिस्तान आने के बाद दूर हो जाएगी, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते, इंजीनियर्ड नहीं होते, तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनका ये बयानिया आने से पहले ही ठुस हो चुका होगा। मंदोखेल साहब, अब अगर नवाज शरीफ साहब इन शख्सियात के नाम लेना शुरू हो चुके हैं तो आप लोग किस बारे में बात करेंगे? जब इलेक्शन से पहले हम बैठ के देखते हैं तो यही अंदाजा होता है कि कौन सी सियासी जमात क्या बात लेकर अवाम के सामने जाएगी, तो ये इस हवाले से तो उन्होंने भी से बात करना शुरू कर दी है। नवाज शरीफ साहब, मुझे इस बात की भी समझ में नहीं आ रही कि वो इलेक्शन सर पे है और वो नहीं आ रहे। या तो उनको पता है कि इलेक्शन 21 को नहीं होना है, 21 अक्टूबर के बाद वो 21 नवंबर और दिसंबर का डेट दे देंगे जहां वो पहले देता आ रहा है, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ। और ये भी मुझे नहीं अंदाजा कि वो इतना देर से क्यों आ रहा है। अभी तो प्लेटलेट का मसला भी नहीं है, अभी किसी डॉक्टर का कोई नुस्खा भी नहीं है कि भाई उन्हें नहीं आना चाहिए, तो उनको तो पहले ही फुर्सत में आना चाहिए ताकि वो पार्टी को मोबिलाइज कर दें। लेकिन चूंकि जो हमारा खदशा है या बिलावल साहब का, गवर्नर इनका बैठा हुआ है, तमाम अदारों के बोर्ड के चेयरमैन इनके बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंदर सारे के सारा स्टाफ इनका बैठा हुआ है, निगरान वजीर इनके चार बैठे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से वो ये समझ रहे कि इन पटवारियों के जरिए वो इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम इंशाल्लाह सेंट्रल पंजाब की भी इंशाल्लाह मैं बात करूंगा, जनूबी पंजाब में हम टफ टाइम देंगे मुस्लिम लीग नून को, वो इस ख्याली में न रहे। और बाकी ये कि कराची में, सिंध में तो इनका एक मेंबर भी नहीं है। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि 2018 में मैं शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, 2021 में मैं पूरे पीडीएम को हरवा चुका हूँ अपनी जालों की मदद से। और मेरी आइंदा भी ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो कराची से मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े, तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब, बैरिस्टर सैफ साहब, आप दोनों का। नाजरीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की, इस वक्त सियासी मंजर पर ज़्यादातर जो तनकीद की तोपों का रुख है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है। देखते हैं ये मामला आने वाले दिनों में क्या शक्ल इख्तियार करता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो बैनुल-अक़वामी सतह पर इस वक्त सबसे ज़्यादा डिबेट हो रही है जिस इशू के हवाले से, वो भारत और कैनेडा के सिफारती ताल्लुकात में इंतहाई कशीदगी, इस हद तक कि सीनियर सिफारतकारों को दोनों मुल्कों ने मुल्क बदर कर दिया है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज बैनुल-अक़वामी सतह पर सबसे अहम खबर यह है कि एक सिख कैनेडियन शहरी हैं हरदीप सिंह, उनको कत्ल कर दिया गया था। उनके कत्ल को लेकर भारत और कनाडा के सिफारती ताल्लुकात में इंतहाई कशीदगी आ चुकी है। दोनों ममालिक के दौरान जो सर्दमहरी का माहौल पहले से मौजूद था, लेकिन कल कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामान के अंदर खिताब करते हुए इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए भारत के ऊपर। उनका कहना था कि कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप सिंह की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक़ की निशानदही की है। और ये मामला G20 इजलास में भी ये कहा जा रहा है कि इस हवाले से उन्होंने बताया जस्टिन ट्रूडो ने कि उन्होंने जो दिल्ली में G20 इजलास हुआ था उसमें भारतीय प्राइम मिनिस्टर के साथ भी ये मामला उठाया था। साथ ही कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारी सरजमीन पर हमारे शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलविस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। इन इल्ज़ामात की वजह से कनाडा ने भारत के जो आला सिफारतकार थे उनको मुल्क बदर किया
और उसके बाद जवाबन भारत की तरफ से ये किया गया कि उन्होंने भी भारत से एक जो सिफारतकार थे कनाडा के, उनको मुल्क बदर कर दिया। ये जो मामला है खालिस्तान तहरीक के सरगर्म रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल का, हुआ ये था कि उनको ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोलियां मार के इस बरस जून में कत्ल कर दिया गया था। और इसके बाद से जो खालिस्तान मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले या जो ओवरऑल जो सिख शहरी दीगर ममालिक के अंदर और कनाडा समेत मौजूद है, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे थे और बराह रास्त इल्ज़ाम भारतीय हुकूमत के ऊपर इसलिए लगाया जा रहा था क्योंकि ये हरदीप सिंह साहब जो है वो बता चुके थे कि उनको धमकियाँ मिल रही थीं। इस वक्त भारत का मौक़िफ़ ये है कि खालिस्तान तहरीक के जो लोग हैं वो इंतहा पसंदी से जुड़े हुए हैं, मुबैना तौर पर उनका इल्ज़ाम है, और वो उनको कनाडा ने पनाह दी हुई है। सो कनेडियन हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती और ये लोग भारत की सालमियत के लिए ख़तरा बन चुके हैं। तो इन तमाम इल्ज़ामात को इस वक्त मुस्तरद किया जा रहा है भारत की तरफ से। क्या सिग्निफिकेंस है इन मामलात की समेत इसके हम बात करेंगे। हमारे मुल्क के निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए, और यहाँ पर भी बात होगी जो अफ़गानिस्तान से जुड़े जो मामलात हैं उसके हवाले से अहमियत होगी उनके इस विज़िट की। इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए सैयद मोहम्मद अली साहब, आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, और हमारे साथ रज़ा रूमी साहब भी होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार है और वो अमेरिका में मौजूद है। तो उनसे हम जानेंगे कि वो क्या माहौल देखते हैं इस वक्त इस यूनाइटेड नेशंस के इजलास के हवाले से भी, और ये ख़बर जो कनाडा और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आ रही है। मोहम्मद अली साहब, ये जो माहौल है कनाडा और भारत के दरमियान, ये हमें G20 इजलास में जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंचे उनको वेलकम भी कुछ खास नहीं किया गया। हम देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद वेलकम कर रहे थे सरबराहान मुमलिकत को, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक अपने 3rd टियर मिनिस्टर को भेजा और ऐसे ही इसको मीडिया में भी दिखाया गया। फिर एक काफ़ी कोल्ड बिहेवियर का भी उनको सामना करना पड़ा और उनके सामने भारत ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखे हैं। सो अब क्या अहमियत है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की अपने पार्लियामान में जाके बात करने की, ये बातें होने की कि यूनाइटेड नेशंस में भी इस हवाले से बात की जा सकती है, और इस हवाले से सिफारतकारों की मुल्क बदरी जिस तरह से की गई है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसके दो पहलू जो हैं वो ज़्यादा अहम हैं। पहली बात तो ये है कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने पार्लियामान को जो एतमाद में लिया इस मामले के ऊपर, देखिए ये तकरीबन 18 जून से लेके अब तक तकरीबन 3 माह का अरसा गुजर चुका है। इम्पोर्टेंट सवाल तो ये पैदा होता है कि 3 महीने के बाद जो कैनेडियन वज़ीर आज़म हैं उनको पार्लियामान में ये बात और मुद्दा उठाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो व्हाट हैज़ हैपेंड इन द लास्ट 3 मंथ्स, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 माह के दौरान ये 5वां और हाईएस्ट लेवल है जिस पे ये बात उठाई गई है। इससे पहले ये 4 लेवल्स पे ये बात उठाई जा चुकी है और अनफॉर्चुनेटली भारत ने इस इन्वेस्टिगेशन में किसी भी सतह पे पिछले 3 महीने के दौरान चूंकि ताउन नहीं किया, इसलिए वो मजबूर हुए कि अब अपनी अपोजिशन को, पार्लियामेंट को, कौम को और आलमी बरादरी को एतमाद में लें कि भारत इस मामले पे हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो क्विकली मैं आपको ब्रीफली बैकग्राउंड दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी है और जो सरकारी इदारे हैं वहाँ ये इदराक पाया जाता है कि भारत जो है, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, खालिस्तान के एक्टिविस्ट हैं, उनको टारगेट कर सकता है। और इसका सबूत ये है कि जो इनके लॉयर हैं जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड हैं इसी सिख लीडर के, उन्होंने ये कहा कि कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमें वार्न किया था इनको भी कि आप टारगेट बन सकते हैं भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए और आप इसलिए एहतियात कीजिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर भी टारगेट बन गए। उसके बाद जब कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने और पुलिस ने और इंटीरियर मिनिस्ट्री वगैरह ने जब इन्वेस्टिगेट किया, उनके पास कुछ शवाहिद सामने आए और उन्होंने गुड फेथ में, जिस तरह आपने भी हवाला दिया, G20 में जो ट्रूडो साहब ने बायलैटरल लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे मूडी साहब के साथ ये मामला उठाया गुड फेथ में कि जी आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या मसला है। तो भारत ने कम्प्लीटली, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, कोल्ड शोल्डर्ड रिस्पॉन्स दिया और उसको और सॉर्ट ऑफ डिसमिस कर दिया। तो दिस रियली सॉर्ट ऑफ शॉक्ड द कैनेडियन लीडरशिप, क्योंकि देखें एक लार्जर इंडो पैसिफिक और दूसरे मामलात में तो वो बड़े क्लोज है ना, तो उन्होंने, और तिजारती ताउन भी है, बड़ी डायस्पोरा भी है, तो उनके लिए बड़ा शॉकिंग था कि ये इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है।
तो अब चंद दिन पहले आपको बताता चलूं कि उन्होंने जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पूरी की और सबूतों के साथ अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और अपने इंटेलिजेंस चीफ को भारत रवाना किया। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और उनके रॉ के चीफ के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हुई, जिसमें उनको कन्फ्रंट किया गया उन सबूतों के साथ। उसके बावजूद उन्होंने ना सिर्फ डिसमिस किया, फिर देखें जो उनका सरकारी बयान सामने आया भारत का, उसकी लैंग्वेज भी डिसमिसिव है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल इवन ये तक नहीं शो किया कि अच्छा जी हम देखेंगे और इन्वेस्टिगेशन में आपकी मदद करेंगे, ये तो सफारती आदाब के मुताबिक है। उन्होंने कंप्लीटली इसको रबिश कर दिया। अब आखिरी लेवल ये था कि जब कैनेडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंटेलिजेंस चीफ ने जब अपने प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया कि दे आर नॉट कोऑपरेटिंग, तो उन्होंने सदर बाइडन को, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस में लिया और उसके बाद वो पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि कनाडा की लीडरशिप इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि ना सिर्फ भारत इसमें कोऑपरेट नहीं कर रहा, पहलू ही कर रहा है, डिसमिसिव एटीट्यूड है, बल्कि ये आलमी अमन सलामती का एक बड़ा मसला बनता जा रहा है, जिसमें बड़ी ताकतों को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए यूएन जनरल असेंबली के इजलास से पहले। और फिर आखिरी बात ये कि देखें, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका की लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लेने का ये मतलब है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 3 परमानेंट मेंबर की लीडरशिप को वो कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। किस हद तक उनको वहाँ पर जो है वो उनकी बात से इत्तेफाक हो पाएगा इन ममालिक के और कनाडा के, जो जिससे हवाले से आप बात करें। मैं रज़ा रूमी साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ। रज़ा रूमी साहब, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट एक अलहदगी पसंद मूवमेंट है। भारत का एक मौक़िफ़ है जिसको उन्होंने अभी के रद्द अमल में भी सामने रखा है कि उनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से कनाडा को शिकायत की गई थी, लेकिन वहाँ पर रेफरेंडम हो या फिर जो मुजाहरे किए गए थे भारतीय एम्बेसी के सामने, उसके हवाले से तो उन्होंने मामलात रखे थे। लेकिन दूसरी तरफ अब एक इंसान, एक शहरी की और एक एक्टिविस्ट की जान लेने का मामला और डायरेक्टली भारतीय हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, वो भी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, तो उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बेसिस बनाकर ही बात की जा रही है। तो आप कैसे देख रहे हैं बिलखुसूस जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर का रद्द अमल है, इसको एक सिलेक्टिव तौर पे भी कहा जा सकता है जो उनको रद्द अमल G20 के अंदर मिला, या जिस तरह से मोहम्मद अली साहब बात कर रहे हैं कि बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया भारत ने इस हवाले से, जो कि एक संजीदा मसला है कनाडा के लिए उनके शहरी की हलाकत का? जी देखिए, बात ये है पहली तो कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है, क्योंकि ये जो शख्स हैं जिनको हदीब जिनका कत्ल हुआ, वो एक कनेडियन शहरी हैं, और कनेडियन शहरी को कनाडा की सॉइल के ऊपर अगर ये मुबैना या जो इल्ज़ाम लगाया है कनेडियन गवर्नमेंट ने, ये एक बहुत सीरियस ना सिर्फ बायलैटरल मसला है बल्कि ये एक आलमी मसला बन सकता है। उसकी वजह ये है कि अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो कल कला को कोई भी मुल्क इस तरह की कार्रवाई जो है वो अमल में ला सकता है। और जहाँ तक आपने G20 की सर्द मोहरी की बात की है, उसके ऊपर बहुत मीडिया में आया कि मोदी और जस्टिन ट्रूडो के ताल्लुकात जो हैं वो कोई मिसाली नहीं थे, बल्कि बहुत कोल्ड शोल्डर भी दिया गया इंडिया में, उसका भी इंडियन मीडिया में जिक्र भी हुआ, वो उससे रिलेटेड है। लेकिन ये मामला काफ़ी देर से चल रहा है, उसकी वजह कनाडा की अपनी दाखिली सियासत भी है। कनाडा में जो सिखों की तादाद है वो काफ़ी बड़ी है, और वो बड़े आपने देखा है कि उनके बहुत सारी, उनकी कैबिनेट में बहुत सारी सिख बरादरी के लोग हैं, वो वहाँ पे बड़ी देर से मुकीम हैं, और जिसे कहते हैं कि उनमें से बहुत सारे लोग फाइनेंशियली वेल ऑफ, तो वो सारी चीज़ें उनका एक स्टेटस है। और कनाडा की जो सोसाइटी है जहाँ पे अक़लियतों को इस तरह की स्पेस दी जाती है और उनके हकूक़ दिए जाते हैं, तो उसमें यकीनन ये एक कॉम्प्लिकेटेड मसला उनकी लोकल सियासत में भी है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मामला जो है यहाँ पर अभी थमेगा नहीं, और कनाडा की जो बयानात आए हैं ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म का बल्कि उनकी जो वज़ीर ख़ारिजा का, उससे यही साबित होता है कि वो इसके ऊपर मज़ीद जो है इन्वेस्टिगेशन को तेज़ तर करेंगे और वो मज़ीद शवाहिद सामने लाएंगे, जिससे कि इंडिया की बड़ी इंटरनेशनली एम्बेरसमेंट भी हो सकती है, और उनको सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह से इसको हैंडल करेंगे। इंडिया में तो बिल्कुल डिनायल है इस वक्त, और वो उल्टा जो है कनाडा और उसके वज़ीर-ए-आज़म को बुरा भला कह रहे हैं। कल से अगर आप देखें उनकी मीडिया कवरेज, लेकिन उसको इसका मुकाबला जमाल खशोगी जो एक जर्नलिस्ट थे सऊदी, जिनका कत्ल तुर्की में हुआ, उससे भी किया जा रहा है। लेकिन वो भी एक कंपैरिजन ठीक नहीं है, क्योंकि जमाल खशोगी जो है वो सऊदी शहरी थे, वो अमेरिकी शहरी नहीं थे। उनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड था और वो मतलब रिहाइश वो इख्तियार की हुई थी, लेकिन शहरी वो सऊदी ही थे। और वो उनका जो कत्ल हुआ
वो अमेरिका में नहीं हुआ, वो तुर्की में हुआ, टर्किश सॉइल पे हुआ। तो इससे भी ये उससे भी ज्यादा एक संगीन मसला है, क्योंकि यहाँ पे कैनेडियन शहरी जो है उसकी जान और उसकी तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। और यकीनन जो कैनेडियन सिख कम्युनिटी है वो अब बहुत परेशान है कि अगर ये वाला मामला नहीं थमता तो क्या कहीं खुदा न खास्ता और इस तरह के अटैक्स तो नहीं होंगे। जी सही, एक बहुत ही अहम के हवाले से आपने बात की है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब वापस आएंगे तो फिर दोनों मेहमानों से इस हवाले से बात होगी। जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर अगर आवाज़ उठाई जाती है इस बारे में तो किस हद तक उसका असर हो सकता है, और निगरान प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं उनकी जो गुफ्तगू रहेगी वो किन चीज़ों का ख्याल बावर करवाना लाजमी होगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके इस पर बात होगी। खुशामदीद। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा में मोहम्मद अली साहब, दो चीज़ें आपके से जानना चाहूँगी। एक तो अब अगर यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली का इजलास है उसमें भी अगर कनाडा ये बात सामने रखता है, एक इस वक्त उभरती हुई इकॉनमी भी दुनिया की भारत बन चुका है, किस हद तक उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ सकता है इन ममालिक की तरफ से जिनका आपने भी जिक्र किया और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की तरफ से भी किया गया। साथ ही हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के तनाजुर में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो सामने रखा जाएगा। सो किन चीज़ों को अहम होगा कहना, बल्कि इसको अगर आप ज़्यादा पहले एड्रेस कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी हो रही है। अभी जो चित्राल में होता रहा उसको हमने देखा और कवर भी किया है, लेकिन सवाल तो हमारी अपनी पॉलिसी के हवाले से भी उठ रहा है, जो उस वक्त हमारी डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके की पॉलिसी थी। तो ये बातें वो कर पाएंगे, वहाँ पर कितना उनका असर होगा? जी बिल्कुल, देखें जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, मैं समझता हूँ कि किसी हद तक पाकिस्तान का जो बयानिया था भारत के हवाले से वो इंडोर्स और विंडिकेट हुआ है कि आज जिन तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश का इजहार जस्टिन ट्रूडो साहब ने पार्लियामेंट में किया, उनकी वज़ीर ख़ारजा ने किया, कनाडा के अपोजिशन लीडर ने किया, और यूएस की जो वाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान की स्टेटमेंट में किया गया, वो वही खदशात है जिनका पाकिस्तान बहुत अरसे से, तो मैं समझता हूँ ये किसी हद तक पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो पोजीशन है वो सही साबित हुई है और उसकी सुनवाई अब होने लगी है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह रज़ा साहब ने भी अभी गुजारिश की, मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि जो डोमेस्टिक फैक्टर है कनाडा की पॉलिटिक्स में वो बड़ा इंपॉर्टेंट 3 वजह से है। एक तो ये कि वहाँ पे तकरीबन 7,70,000 सिख आबाद हैं जो कि पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंशियल हैं, फाइनेंशियली भी वेल ऑफ हैं और उनका काफ़ी क्लाउट है, और उसमें काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो खालिस्तान की सपोर्टर है। पिछली दफ़ा जो इनकी रैली हुई थी उसमें एक असेसमेंट के मुताबिक 1,30,000 सिखों ने उस रेफरेंडम में भी पार्टिसिपेट किया था। तो उसको निगलेक्ट करना, एक बड़ा वोट बैंक जस्टिन ट्रूडो का भी सिख कम्युनिटी, जी बिल्कुल, तो उसको वो भी निगलेक्ट अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के लिहाज से भी नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि अपोजिशन का भी काफ़ी प्रेशर है, वो भी और ये बाईपार्टिजान कंसर्न नज़र आ रहा है, ये सिर्फ पार्टी की बात नहीं है। तीसरा पहलू ये है कि देखें, चूंकि अब उन्होंने बाइडन साहब को भी कॉन्फिडेंस में लिया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट को भी कॉन्फिडेंस में लिया, तो इससे ये पता चलता है कि वो उनकी भी सपोर्ट डिप्लोमेटिक लेवल पे यूएन में और दूसरे ऐवानों में चाह रहे हैं। और मैं समझता हूँ, देखें कनाडा जो है वो एक बड़ी मार्केट है इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, $4 बिलियन की वो मार्केट है। उसके अलावा एक बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर भी है इंडिया, तो कनाडा के पास काफ़ी लीवरेजेस हैं जिसको वो रिव्यू कर सकता है। डिफेंस कोऑपरेशन भी है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में भी उसका हिस्सा है। और मैं आखिरी बात ये करूँ कि जिन सफारतकार को उन्होंने निकाला है, मुल्क बदर किया है कनाडा में, वो बुनियादी तौर पर तो उनके इंटेलिजेंस के भारत के स्टेशन चीफ थे, तो इसका ये मतलब है कि वो इंटेलिजेंस के लेवल पे भी ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्यूचर में कनाडा और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में तो कशीदगी आएगी और ये फ़ौरन जाने वाली नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली मैं जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो भारत के हवाले से अपनी पॉलिसी को किसी हद तक रियलिस्टिकली रिव्यू करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि कल उनके ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कनाडा तो डेफिनेटली इसको उठाएगा यूएन में, हो सकता है ये क्रिमिनल कोर्ट में भी जाए। और आखिरी बात ये कि देखें, इसको यूँ देखें कि ये टेररिज्म नहीं है, ये बिल्कुल भारत ने, अगर उनके स्टेशन चीफ वाकई इंटेलिजेंस का इन्वॉल्व है, अगर ये चीज़ साबित होती है, तो ये बिल्कुल वही हरकत उन्होंने आलमी सतह पे की है जो कि रीजनल लेवल पे कुलभूषण यादव को यहाँ पे डिप्लॉय करके एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को फॉर्मली उनकी लीडरशिप भेज रही है कि दूसरे मुल्क में लोगों को कत्लो गारत करे या दहशतगर्दी फैलाए। तो मैं समझता हूँ अब ये आलमी मसला बन चुका है। मैं अब क्योंकि रज़ा रूमी साहब कंक्लूडिंग कमेंट्स आपसे मैं इस पे लेना चाहूँगी, जो क्योंकि अब हमारे पास अभी वक्त है, 1-2 दिन हम
हम इस पर डिस्कशन आगे तो ज़रूर करेंगे यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से। लेकिन ये जो आज बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान आया है, वो ये कहते हैं कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब हैं उनको नहीं जाना चाहिए था, बल्कि उनकी जगह केयर टेकर वज़ीर ख़ारजा बेशक चले जाते। सो एक आम दुनिया के अंदर ख्याल भी यही है, क्योंकि केयर टेकर का ये जो रुझान है ये हमें निगरान सेटअप का तो अब नज़र कहीं और नहीं आता है इतना ख़ास। सो मौक़िफ़ दुरुस्त है बिलावल साहब का, आप कैसे देखते हैं जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर साहब का उसको? देखिए वाकया ये है कि इसके ऊपर बड़ी बहस होती रही। आपने देखा खुद भी सोशल मीडिया पे कई हफ्तों से लोग कह रहे थे कि ये जंकेट जो है इस पर नहीं जाना चाहिए, पैसे बचाने चाहिए। और उस बात में भी वजन है पाकिस्तान के जो इस वक्त माशी हालात हैं उसमें जो हमारे हुक्मरान हैं उनको कुछ ये कम से कम ऑप्टिक्स के लिए तो दिखाना चाहिए कि वो अपने दौरे वगैरह कम करें। लेकिन देखिए अक़वाम मुत्तहिदा का ये जो सालाना इजलास होता है ये एक मौका होता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए कि वो अपनी मुख्तलिफ ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर मौक़िफ़ सामने रखें। वज़ीर ख़ारजा बिल्कुल जा भी सकते थे और अभी गए भी हैं, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं उसके ऊपर वज़ीर आज़म जो हैं वो नुमाइंदगी कर सकते हैं। अब मसला ये है कि केयर टेकर जो गवर्नमेंट है उसका मैंडेट तो बिल्कुल इलेक्शन ही प्राइमरी है, लेकिन डे टू डे गवर्नेंस जो होती है वो भी कानूनी तौर के ऊपर उनका एक जिसे कहना चाहिए मैंडेट है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारे यहाँ जो है ना ये इस तरह के नॉन इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा हवा दी जाती है। देखिए इस वक्त इतने बड़े बड़े इश्यूज़ मुल्क को दरपेश हैं और उनके ऊपर जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट हमारी तवज्जो होती है। जो उस वक्त लोगों की महंगाई का आलम है, जो और मसाइल हैं, पॉलिसी के मसाइल हैं, बड़े बड़े इस वक्त चैलेंजेस हैं कि इलेक्शन कब होंगे, फेयर होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या करना है वगैरह वगैरह, एक पूरी लंबी फहरिस्त है। और जो सियासी कारकुन जेलों में बंद हैं ख़वातीन बेशमूल जिसके उनके ऊपर हमारे यहाँ उतनी तवज्जो उन इश्यूज़ पर नहीं जा रही जितनी कि ये इस तरह के इश्यूज़ के भाई वो 4 दिन के लिए क्यों चले गए अमेरिका, और जैसे कि पहले कोई वज़ीर आज़म नहीं किया। हाँ बेहतर होता कि ना जाते, मैं भी बिलावल साहब से एग्री करता हूँ, लेकिन अगर गए हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई इतनी क़यामत आई है या आसमान टूटा है। जी अब साहब इसमें हर्ज आपको कोई नज़र नहीं आता। मैं मोहम्मद अली साहब अगर आप भी क्विकली इस पर कमेंट करना चाहें, जाना चाहिए था नहीं जाना चाहिए था निगरान प्राइम मिनिस्टर? देखिए साल में जो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा इवेंट होता है वो यूएन जनरल असेंबली होता है। तो इसमें सिर्फ ये कि उस फोरम पे आप जाके अपने पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, बल्कि साइड लाइन पे आपको बहुत से लीडर से मिलने का मौका भी मिल जाता है। तो आप 2-4 दिनों के अंदर बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को रिवाइव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे एक डिप्लोमेसी हाईएस्ट लेवल पे कर सकते हैं, जिसको फिर फॉरेन ऑफिस आगे लेके एज अ सिस्टम लेवल, एज अ प्रोसेस लेवल आगे बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई मसला नहीं किसी एतबार से भी आप समझते हैं इसमें हर्ज की बात है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब और रज़ा रूमी साहब, आप दोनों के कीमती वक्त का। ये अहम इशूज़ हैं नाजरीन और इसके ऊपर आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की है। आने वाले दिनों में हम इस पर नज़र रखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब यूनाइटेड नेशंस में किन पहलुओं पर बात करते हैं और उसकी क्या अहमियत होती है पाकिस्तान के लिए, बिलखुसूस अफगानिस्तान के तनाजुर में जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान का वो किस हवाले से जो हमारे अभी मौजूदा कंसर्न्स हैं उनको किस तरीके से रखा जाएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।